हेलो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स देखे थे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वैरायटी ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर्स दैट आर नोन एज कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स। ओके, the capacitive transducers are in fact a primary transducer for measurement of displacement. They are also known as proximity transducers. कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर ज़्यादातर हम लोग एज अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा इसका जो एप्लीकेशन है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स की तरह यूज़ होता है। इसको हम लोग प्रॉक्सिमिटी ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, ठीक है। एंड इन द सेंस दैट दे कैन इंक्रीज द नियरनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मेजरमेंट कपलिंग बिटवीन देम। इनकी खासियत ये है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना पास है या दूर है ये हम पता लगा सकते हैं बिना कोई कपलिंग किए उस ऑब्जेक्ट से। तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है वो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है। तो हमको सबको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो स्टैंडर्ड फार्मूला दैट इज C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट R A बाय T। ओके, तो इसमें एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन R इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड T इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो इस इक्वेशन से एक चीज़ क्लियर होती है कि अगर हम इस पर तीन हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिसको चेंज करें तो हम एक ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो फ्रॉम द क्या क्या चीज़ हो सकती है कि अगर हम एरिया चेंज करें प्लेट का, इफ द इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, और डिक्रीज्ड, तो हमारा कैपेसिटेंस वैरी करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके। इफ द मटेरियल हैज़ अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर मैं मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैरी करा पाऊँ तो मैं कैपेसिटेंस वैरी करा पाऊँगा। दूसरा, और मतलब कि डाइलेक्ट्रिक के केस में भी इसका वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस के। दूसरा और लास्टली, अगर मैं पैरेलल प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं वैरी कर सकूं तो उससे एक ट्रांसड्यूसर डिजाइन कर सकता हूँ। ये इस केस में इट इज इनवर्सली, मतलब कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रहा होगा और अगर डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा होगा। तो कुल मिला के मैं इन तीन पैरामीटर्स को वैरी करके कैपेसिटर डिजाइन कर सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो ट्रांसड्यूसर आ जाता है जो हमारे सिलेबस में है दैट इज कैपेसिटिव थिकनेस ट्रांसड्यूसर। ओके, तो ये नॉर्मली वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर मैं कोई शीट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, जैसे कि कोई बैकलाइट शीट पर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ या फिर मैं माइका शीट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। तो थिकनेस ऑफ थिन इंसुलेटिंग शीट सच एज ग्लास, mica, paper and backlight can be measured by capacitive transducers। वो हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से चेक कर सकते हैं। तो ये इसका जरा कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि देयर इज अ प्लेट 1, प्लेट 2, एक गार्ड प्लेट है, ठीक है, और बीच में से एक डाइलेक्ट्रिक शीट की मैन्युफैक्चरिंग जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है वो मैं उसके अंदर से मूव करा रहा हूँ, ठीक है। प्लेट के बीच का डिस्टेंस है दैट इज A और जो शीट प्रोडक्शन हो रही है वो थिकनेस T की है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, द प्लेट कैन बी अरेंज दैट द शीट विच इज अंडर कंटिन्यूस प्रोडक्शन मे बी पास बिटवीन द प्लेट्स विदाउट ट्रैवलिंग दैम, सॉरी विदाउट टचिंग दैम। ओके, सो ये तो हो गया। अब क्या होगा कि जब आपने एक सर्टन पैरामीटर, एक सर्टन थिकनेस सेट कर रखी होगी कि मान लीजिए मुझे 1 माइक्रोन का शीट प्रोडक्शन करना है। अब प्रोडक्शन करते वक्त वो 1 माइक्रोन से वैरी कर गया, ठीक है, वो 1 माइक्रोन से वैरी कर गया, मतलब या तो कम हो गया या तो ज़्यादा हो गया। जैसे ही कम या ज़्यादा हो रहा होगा वैसे ही प्लेट के बीच की डाइलेक्ट्रिक वैल्यू वैरी कर रही होगी। एज सुन एज द थिकनेस इज गेटिंग वैरीड, तो अंदर का जो डाइलेक्ट्रिक है, जो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ऐसा है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाय T, तो एप्सिलॉन R की वैल्यू वहाँ पर वैरी कर गई क्योंकि आपकी थिकनेस वैरी कर गई डाइलेक्ट्रिक की।
तो उस वेरिएशन को हम यूज़ कर सकते हैं और पता लग सकता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्शन में ये पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो डिफेक्टिव है। तो वो आप जहाँ आपको वेरिएशन दिखा आपने उतनी शीट को वहाँ से प्रोडक्शन से हटा दिया। तो दिस इज हाउ कैपेसिटिव थिकनेस ट्रांसड्यूसर्स वर्क। ठीक है, जरा थर्ड पॉइंट भी देख लेते क्या कह रहा है कि एज द थिकनेस इज अ कंटिन्यूअस मॉनिटर्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल शुड रिमेन कांस्टेंट। द टोटल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट A is larger than the thickness T of the sheet, but while measuring the thickness in the laboratory, no air gap is necessary. यहाँ पर मैंने एयर गैप दिखा रखा, अपन तो कई जगह प्रोडक्शन करते हो तो आप एयर गैप भी ना रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के वही हुआ कि इफ द थिकनेस इज वेरी तो आपका कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है ये हम लोग देखते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम जो ऊपर आपने देखा उसका कुछ इस तरह से होगा कि C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन A माइनस T। A was a complete gap and T was the thickness of the sheet। A माइनस T ये एयर पार्ट हो गया, ठीक है, और T पार्ट जो है उसका कुछ परमिटिविटी होगी, कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। देखो A माइनस T प्लस T बाय एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द शीट। जो भी आप मटेरियल प्रोडक्शन में कर रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ अब क्या है कि मान लीजिए कि इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द शीट बाय डेल्टा T, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस वेरी करेगा, ठीक है। देयर इज अ वेरिएशन इन द कैपेसिटेंस और लेट वो जो वेरिएशन उसको हम लोग डेल्टा C मान लेते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज ऑफ द कैपेसिटेंस, तो C नॉट प्लस डेल्टा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। A माइनस पहले आपने थिकनेस T ले रखी थी, अब ये डेल्टा T हो गई, तो T प्लस डेल्टा T हो जाएगा और इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आ जाएगा। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द कैपेसिटेंस ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द थिकनेस ऑफ अ शीट अंडर प्रोडक्शन। तो अगर डेल्टा C बाय C नॉट के लिए मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये देखने को मिलता है कि डेल्टा C बाय C नॉट इज इक्वल टू डेल्टा T बाय T इंटू N इंटू 1 अपॉन 1 माइनस N डेल्टा T बाय T, वेयर N इज नथिंग बट एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन A माइनस T अपॉन T। दिस इज नथिंग बट अ सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ द कैपेसिटिव थिकनेस ट्रांसड्यूसर। ये मैंने कुछ नहीं है, अगर ध्यान से देखेंगे सिंपली जो एन टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर सारे ये सारा फैक्टर्स को वापस रखेंगे तो ये रिलेशनशिप और इसके ऊपर वाला जो रिलेशनशिप है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो दिस इज हाउ द कैपेसिटिव थिकनेस ट्रांसड्यूसर वर्क। नाउ ये फॉर एन डेल्टा T बाय T इफ इट इज वेरी मच लेस देन 1, फ्रैक्शनल चेंज इन कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शनल चेंज इन द थिकनेस। ये देखने को मिला अगर ये फैक्टर 1 से काफ़ी छोटा होता है तो हल्का सा भी चेंज इन कैपेसिटेंस देखने को मिलता है, हल्के से भी चेंज इन थिकनेस से। तो अगर ये फैक्टर को आप कंट्रोल कर ले, जो ये फैक्टर ऊपर दे रखा है एंड डेल्टा T बाय T और उसको वेरी मच लेस देन 1 रखें तो हम छोटे से छोटे थिकनेस वेरिएशन को भी चेक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर आया था दैट इज कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। तो कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर इज फंडामेंटली अ प्रॉक्सिमिटी ट्रांसड्यूसर in the sense that the movable plates or electrodes may be conducting surface of any object in the vicinity of the fixed plate। हम लोग इसमें करते क्या है कि एक प्लेट को फिक्स रख देते हैं और दूसरी प्लेट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उसको मैं मूवेबल ऑब्जेक्ट के साथ लगा देता हूँ, ठीक है। जो भी जिसका भी डिस्प्लेसमेंट आपको मेजर करना है कि वो कितना दूर तक जा रहा है आ रहा है। बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ प्रॉक्सिमिटी ट्रांसड्यूसर, इसको डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर कह रहे हैं, बट ये दिस इज नथिंग बट अ प्रॉक्सिमिटी ट्रांसड्यूसर। तो ये बताता है कि पर्टिकुलर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर चला गया है, कितना पास आ गया, इसको मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर द कन्वीनियंस अगेन हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही यूज करेंगे with one of its plates being subjected to the movement by a mechanical primary transducer। जो भी आपका प्राइमरी मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर जो मूव कर रहा है उसके साथ आप उसको लगा दीजिए एक प्लेट को। इफ द ट्रांसड्यूसर हैज अ सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन,
द कैपेसिटेंस सी नॉट इज गिवन बाय, अगर उस पैरेलल प्लेट के साथ कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी लगा हुआ है अगर उसको और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन है, तो इस केस में जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए एक्स नॉट। यहाँ पर एक्स नॉट इज नथिंग बट द एयर गैप एंड प्लस टी इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो आपके पैरेलल प्लेट के साथ लगी हुई है, टी बाय एप्सिलॉन। यहाँ पर प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या वेरिएशन हो रहा था, यहाँ पर एज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग तो एयर गैप वेरी कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स नॉट है वो वेरी कर रहा होगा, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो आपने प्लेट के साथ लगा रखी है उसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। वो भी कोई कंपलसरी नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वहाँ हो, ठीक है, परंतु ठीक है मैक्सिमम केसेस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कुछ ना कुछ शीट लगी होती है, पॉसिबिलिटी ट्रांसड्यूसर के साथ लगा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा एयर गैप का वेरिएशन। उस एयर गैप के वेरिएशन की वजह से देयर विल बी अ चेंज इन द कैपेसिटेंस। ओके, इफ मान लीजिए अब इफ द एयर गैप इज डिक्रीज बाय डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स से वो डिक्रीज कर रहा है मान लीजिए, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय सी विच इज गिवन बाय, वो एयर गैप डिक्रीज कर रहा है तो जो कैपेसिटेंस में इंक्रीज देखने को मिलेगा दैट विल बी सिंपली सी नॉट प्लस डेल्टा सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एक्स माइनस डेल्टा एक्स, जो डेल्टा एक्स का वेरिएशन हो, प्लस टी बाय एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके थिकनेस में कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। देयर इज ओनली इन द वेरिएशन इन द एयर गैप, तो डेल्टा एक्स अगर एयर गैप का वेरिएशन है और यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है तो एक्स माइनस डेल्टा एक्स करके और उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस इंक्रीज किया दैट इज डेल्टा सी। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं कहते हैं मैनिपुलेट करके जो फॉर्मूला निकाला है कि डेल्टा सी बाय द फ्रैक्शनल चेंज इन कैपेसिटेंस डेल्टा सी बाय सी नॉट इज डेल्टा एक्स बाय एक्स नॉट प्लस टी इंटू एन अपॉन 1 माइनस एन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स नॉट प्लस टी। यहाँ पर n को एक फैक्टर बनाती है, सेंसिटिविटी फैक्टर विच इज द सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर विच इज डिफाइंड एज 1 प्लस टी बाय एक्स नॉट अपॉन 1 प्लस टी बाय एक्स नॉट इंटू एप्सिलॉन। अगर आप ध्यान से देखें इस n को अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है, जो फ्रैक्शनल चेंज इन कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले में रखते हैं और उसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो प्रीवियस जो फॉर्मूला है सी नॉट प्लस डेल्टा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस टी बाय एप्सिलॉन, उसके इक्विवेलेंट वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंसिटिविटी फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेशन आपको बताया और ये फ्रैक्शनल चेंज इन कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला, ठीक है। तो और इसमें अगर मैं ये एन डेल्टा एक्स बाय एक्स नॉट प्लस टी ये फैक्टर को जितना छोटा रखूँ, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन ऑफ कैपेसिटेंस आर प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज चेंज ऑफ द टोटल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ठीक है। तो आपका जो मतलब कि सेंसिटिविटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आपका जो हल्का सा भी वेरिएशन हल्का सा भी मूवमेंट होगा तो आपको कैपेसिटेंस वेरिएशन अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर पैरामीटर एंड डेल्टा एक्स अपॉन एक्स नॉट प्लस टी को मैं जितना छोटा रख सकूँ उतना अच्छा होगा। Now, the next category of capacitive transducer is capacitive strain transducer. यहाँ पर एक strain gauge based on the principle of capacitance variation with the plate separation is developed, making use of two arced metal strips to support the electrode of the capacitor. अब strain gauge जो capacitive strain gauge है वो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि मैं दो आर्क टाइप का मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। डायग्राम कुछ इस तरह से कि जिस तरह ये दो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, एक आर्क शेप के दो प्लेट्स लेता हूँ, ठीक है। दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, नीचे भी एक दिखा रखा है एक ऊपर भी दिखा रखा है और उसके बीच में आप अगर आप देख सकते हो तो उसके बीच में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। देयर इज अ इलेक्ट्रोड ऑफ द कैपेसिटर और उसके बीच में इंसुलेशन है और एयर गैप भी है, ठीक है।
तो अगर मैं मतलब कि ये आपका पूरा लेंथ अगर कैपिटल एल हो और आर्क की लेंथ डब्ल्यू नॉट हो, ये रिवेट से लेकर इस रिवेट तक की लेंथ एल है और आर्क लेंथ डब्ल्यू नॉट है, अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आपका ठीक है। और ये स्ट्रक्चर अगर स्ट्रेन किया जाए, इस पर स्ट्रेन डाला जाए, तो देयर इज अ चेंज इन द डिफरेंशियल हाइट ऑफ द आर्कस। जो डिफरेंशियल हाइट मतलब जो आर्क की हाइट है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, एज वेल एज द गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड के बीच में भी गैप वैरी करेगा। जैसे जैसे आप स्ट्रेन आर्क के ऊपर डालेंगे तो अंदर का जो पैरेलल प्लेट है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। द हाइट वेरिएशन ऑफ ईच ऑफ द आर्क स्ट्रिप इज कैलकुलेटेड। जो आर्क स्ट्रिप का जो हाइट वेरिएशन है वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 15/64 एप्सिलॉन एल इनसाइड द ब्रैकेट एप्सिलॉन एल प्लस 2w नॉट, ठीक है। दिस इज वेयर एप्सिलॉन इज द स्ट्रेन, x is the height of the arc under strain and x naught is the height of the arc under no strain। ये सेंटर वाले आर्क की बात हो रही है, जो सेंटर वाला सेंटर पोजीशन की जो डिस्टेंस है आर्क की उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो x is the height of the arc under strain and x naught is the height of the arc under no strain and w naught is the unstrained width of the arc। unstrained width of the arc, l is the gauge length, पूरी गॉज की लेंथ है, ठीक है। तो मैंने इसका डेरिवेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इट्स अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर, इसका मैकेनिकल डेरिवेशन है, तो बीइंग अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वी डजंट रिक्वायर दैट, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर रखा हुआ। तो दिस इज हाउ यू कैन विद द स्ट्रेन आपका जो आर्क में वेरिएशन हो रहा है उसका यूज करके आप इसको एज अ स्ट्रेन गेज यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द टू स्ट्रक्चर विच कैन बी यूज एज अ कैपेसिटिव स्ट्रेन गेज। विद दिस जितने भी आपके सिलेबस में कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। फॉर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी सीइंग द इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स।